नमस्ते बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। आइए इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप रूबरू होते हैं और आप इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फायदा उठाते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारा सिलेबस क्या क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, नंबर ऑफ फैराडे के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताऊंगा, देन आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में बताऊंगा, साथ साथ बैटरी के बारे में बताऊंगा और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है हम इसकी चर्चा भी करेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है हमारा उन सबों का, कोलरोच लॉ का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो आइए हम आपको यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करूँगा। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जरा सोचिए, ये हमारा दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। आप इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो अलग अलग वर्ड है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं। केमिस्ट्री के बारे में तो आपको आइडिया है ही, केमिकल रिएक्शंस की बात हम वहाँ पे करेंगे। और इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का। और जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो फिर प्रोडक्शन करके क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करने के बाद उसका एप्लीकेशंस करना है, उसका यूज करना है। सो आई टेल यू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री represents a branch of chemistry which deals with the study of the production of the electricity and its applications। अब आप हम यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा तो यह इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो जरा सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो आपको स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से होता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस क्या है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस वैसा केमिकल रिएक्शंस होता है माय डियर जो कि नेचर में हो रहा है, वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहा है, वो खुद ब खुद चल रहा है, उसे हम कहेंगे आपको नेचुरली अकरिंग केमिकल रिएक्शंस और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोड्यूस किए हुए इलेक्ट्रिसिटी का हम वैसे केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं जो केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद होने वाला नहीं है। तो याद रखिए, जो केमिकल रिएक्शंस नेचुरली हो रहा है उस नेचुरली केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया उस इलेक्ट्रिसिटी से हम फिर से वैसे केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मजबूर करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस नेचुरली होना नहीं है। जैसे हम यदि फिजिक्स की भाषा में आपको यहाँ पे समझाना चाहें
तो देखिए आप कितना बेटर तरीके से समझते हैं। ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे आपका जो वाटर है अप हिल से डाउन हिल में आना, वाटर का ऊंचाई से नीचे गिरना, ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। ये प्राकृतिक क्या होगा बोलिए प्रोसेस है ना, प्राकृतिक तरीका है, नेचुरल तरीका है। मगर यदि हम कहें कि हमको क्या करना है, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना है, तो बोलिए नीचे से ऊपर ले जाने में हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है। याद कीजिए आप अपने यहाँ बोरिंग करवाते हैं तो ग्राउंड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, छत पे टंकी में रखते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मगर आपको यदि क्या करना है, अपने छत पर से एक बाल्टी पानी को जो है नीचे ग्राउंड पे डाल देना है, तो क्या उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है? नहीं। क्या एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता है? नहीं, नो नेवर। अब आइए तब तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस था हमारा वाटर का, वो अप हिल टू डाउन हिल आना, यह नेचुरल प्रोसेस था। और याद कीजिए आप पढ़े हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो वहां पे आप क्या करते हैं, बांध करके उसके बाद क्या करते हैं, वाटर को ऊंचाई पे ले जाते हैं और उसके करंट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। और उसी इलेक्ट्रिसिटी का फिर इस्तेमाल करते हैं फैन चलाने में, रेफ्रिजरेटर में, एसी चलाने में। तो ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि नेचर में खुद ब खुद फैन चल रहा है, एसी चल रहा है? ऐसा आपने कभी नहीं देखा। इसको चलाने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो माय डियर, ये फैन खुद ब खुद नहीं चलेगा, एसी खुद ब खुद नहीं चलेगा, मगर हमारा वाटर अप हिल से डाउन हिल खुद ब खुद चलेगा। हमारी हवा जो है देख रहे हैं नेचर में, वो क्या होगा बोलिए, हवा का भी क्या होगा, स्पीड है, उसका भी अपना एनर्जी है, तो वहां से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है माय डियर जो नेचर में खुद ब खुद होता है, एनर्जी हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसी प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जो वाटरफॉल है हमारा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट से एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद क्या होगा बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी का जब प्रोडक्शन होता है तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ, जब हम फैन चलाते हैं, जब हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। तो ये एसी, कूलर, फैन ये सारे नेचुरल फेनोमेना नहीं है चलना, ये नेचर में चलता नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा के वास्ते इसे चलाते हैं। तो एनर्जी मिला हमको, देख लीजिए कहाँ से, वाटर हमारा अप हिल से डाउन हिल गया, वहां से एनर्जी लिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और फैन का चलना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम क्या करते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से एनर्जी मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिला है, उसी इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करने में, तो वैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, वैसे प्रोसेस को होने में जो कि नेचुरली होता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ चुके हैं। तो आइए मैं एक बार कंप्लीट डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, electrochemistry represents a branch of chemistry which deals with the study of the production of the electricity through the spontaneous chemical reactions and its application in carrying out the non-spontaneous transformations।
तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और इसका हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं इन कैरिंग आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और जो प्रोसेस नेचुरली नहीं होता है उस प्रोसेस को कैरी आउट करना, कंटिन्यू करना, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या है, मकसद है। तो आइए इस मकसद की कामयाबी के वास्ते हमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको सिखाना है, जिसमें सबसे पहला बहुत ही जाना पहचाना सा आपका टर्म है इलेक्ट्रोड्स। जरा नाम को अच्छे से समझेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। आप सारे लोग जानते हैं, आपसे कह दे कोई कि आप डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, दिन आपका जवाब क्या होगा। आइए आप ऐसा लिखने वाले हैं, दीज आर दी कंडक्टर्स। रिमेंबर, इंसुलेटर नहीं है, सेमी कंडक्टर नहीं है, दीज आर दी कंडक्टर्स थ्रू विच द करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर्स एंड लीव। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक मेटल है, मेटेलिक वायर है, यही कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है, इसको कंडक्ट करना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इस जगह से क्या होगा, बोलिए, इस जगह पे ले आएगा। यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर किया और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी लीव किया। तो इलेक्ट्रिसिटी का एंट्री और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिट है, ये दोनों हमारे कंडक्टर से होता है। तो हम कहने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड्स के बारे में, दीज आर द कंडक्टर्स थ्रू विच द करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर्स एंड लीव। समझ गए हैं, ये अपना कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इन किया और इलेक्ट्रिसिटी आउट हुआ, तो इसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। तो देखिए ये कंडक्टर किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड्स का काम कर रहा है। तो अब समझ गए हैं आप इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। आइए, therefore the electrodes are the carrier of the electrons। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड ने करंट को एंट्री दिया और करंट को एग्जिट दिया। तो करंट का आना और फिर करंट का जाना, तो करंट क्या है, करंट है क्या, करंट है आपका इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना। यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है ये इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी आउट करता है। तो मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो कंडक्टर होता है माय डियर, जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी इंटर करता है और लीव करता है। मीनिंग देयर बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड आउट थ्रू द कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे हैं। एक बात और जो मैं आपको समझाना चाहूं यहाँ पर, कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को कैरी करता है। आपको पहले बताया गया है कि चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, होल्स होते हैं। तो माय डियर, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो करंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा रहा है,
इट मीन्स क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा रहा है। इट मीन्स क्या, वो चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा रहा है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं। आप कोई ओल्ड मूवी कभी आप देखते हैं, यदि आपको इंटरेस्ट है तो उसमें आपने देखा होगा कि हीरो कोई ऑफिस में काम करता है, उसको प्रमोशन मिल गया, घर में आता है तो जो हीरोइन है वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। वो हीरो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो होल सिस्टम को उठा लेता है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो आपका हीरो है उसके गोद में कौन आ गया, हीरोइन। अब उस हीरोइन के गोद में कौन आ गया, बच्चा। इट मीन्स क्या, जो हीरो है वो बच्चा को कैरी कर रहा है और हीरो जो है आपका हीरोइन को कैरी कर रहा है, और हीरोइन फिर कर सकते हैं कि बच्चे को कैरी कर सकता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है। ये मान लीजिए कि जो हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रोड है, वो आपका हीरो है। इस इलेक्ट्रोड ने किसे जाने दिया, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया। इट मीन्स इस हीरो ने हीरोइन को कैरी किया, और उस इलेक्ट्रॉन ने किसको कैरी किया, चार्ज को। यानी कि वो हीरोइन ने उसके बच्चे को कैरी किया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हीरो जो है लास्टली उस बच्चे को कैरी कर रहा है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है लास्टली वो चार्ज को कैरी कर रहा है। तो हम इतना जरूर कहने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो कंडक्टर से हमारे डियर, जिससे हो करके इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, यानी कि चार्ज फ्लो करता है। आइए अब मैं आपको यहाँ पर आगे ले चलता हूँ। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है उसका क्लासिफिकेशन, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स। वी हैव टू गो थ्रू दैट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। अलग अलग केस में हम अलग अलग बात करेंगे, क्या हमारा बेसिस होगा, क्या क्लासिफिकेशन का तरीका होगा, हमें वो सीखना है इलेक्ट्रोड के बारे में। आइए हम आपसे शेयर करना चाहूंगा एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिमेंबर, हमने आपसे कहा है यहाँ पे एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैन यू टेल मी अबाउट द एक्टिव टर्म एंड इनर्ट टर्म? इनर्ट का मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। एक्टिव का मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करे। तो फिर इलेक्ट्रोड की जो सबसे पहली पहचान है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट करेगा। वेदर यू टॉक अबाउट एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट डजंट मैटर। In both the cases, the electrodes are going to carry out the electrons from one place to another place. This is the prime function of the electrode, to carry out the electrons or charges, what you say, from one place to another place. आइए हमने लिखा है एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। Active electrodes participate in the chemical reactions and carry out the electrons. ये जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं माय डियर, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी आउट भी करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले भी जाते हैं। तो ये दोनों फंक्शन होगा हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड का। What to ask about the inert electrode? I think you are well known about the inert electrode now. Inert electrode do not participate in the chemical reaction, but
carry out the electron from one place to another place. And we have a lot of examples of the active electrodes and the inert electrode. Active electrodes may be zinc electrode, copper electrode, iron electron, and so on so. But what to ask about the inert electrode? Inert electrode is platinum electrode, which is highly inert towards the various chemical reagents. So the platinum electrode only acts as the charge carrier, but the copper electrode, zinc electrode, iron electrode, these are behaving as the active electrode. I mean participate in the chemical reaction as well as carry out the electron from one place to another place. Remember, we have talked about active and inert electrode, and now we have to go through anode and cathode. Here is the another basis of classification of the electrodes. All of you are familiar with the term anode and cathode. हम यहाँ पे जो बात करना चाहते हैं, आप जो पहले से जान रहे हैं उससे थोड़ा हटकर, आप शायद ऐसा कहते हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। हम अभी इस बात की चर्चा ना करेंगे। ये हम अभी नहीं कह सकते कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अलग अलग जो हमारा सेल है उसमें अलग अलग होता है। इसीलिए आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के वास्ते सर्टेनली एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। But when we will talk about the galvanic cell, then the situation will be quite reverse. I mean एनोड पे आपका हो जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव, और कैथोड पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए आपको ये अलग अलग बोलना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के वास्ते एनोड पे क्या चार्ज होगा और कैथोड पे क्या चार्ज होगा माय डियर, और गैल्वेनिक सेल के वास्ते एनोड पे और कैथोड पे क्या चार्ज होगा। वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। रिमेंबर, एनोड एंड कैथोड, एट द एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट द कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। याद रखेंगे ये जो हमारा एनोड है उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। वेदर यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इट डजंट मैटर, इन बोथ द केसेस एट द एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट द कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। So here is the differences. At the anode, always loss of the electron takes place, and at the cathode, always gain of the electrons take place. So remember, आपको ऐसा कहना उचित नहीं होगा जैसे आपसे एनोड क्या है, कैथोड क्या है। यदि किसी बंदे ने आपसे पूछ दिया तो आप कहते हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। व्हाई नॉट? बिकॉज दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इफ यू आर गोइंग टू हैव द यूनिवर्सल डेफिनेशन, then what will happen? At the anode always oxidation takes place, and at the cathode always reduction takes place. I mean at the anode always there occurs loss of the electrons, and at the cathode always there occurs gain of the electron, and this is universally accepted whether you talk about the galvanic cell and the electrolytic cell. Remember,
ध्यान से सुनिए हमने क्या आपको सिखाया है। हमने बताया एट द एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन आई मीन लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एट द कैथोड ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। So this is your about the definition of electrochemistry, definition of electrodes, types of electrodes, active electrodes and inert electrodes, and here anode and cathode। हमने जो आपका कंफ्यूजन दूर किया है, आप जरा ध्यान रखेंगे। आपसे यदि कोई बंदा पूछता है कि what is anode, what is cathode, then how you can answer? You must not answer like that anode is positive and cathode is negative. No, never. Because you have studied well the definition of anode and cathode here, so you don't answer like that. The answer is that at the anode always oxidation takes place, I mean loss of the electrons take place, and at the cathode always reduction, I mean gain of the electrons take place. So remember here is the universal definition, and अब मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहूँगा, ये जो इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोड की अपनी एक क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में सीखते हैं। तो हमारा अब जो है पढ़ने को होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जरा ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आप किस कदर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात समझते हैं, हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आइए, हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल मीन्स पावर, कैपेसिटी इलेक्ट्रोड की। आप ही सोचिए इलेक्ट्रोड की कौन सी पावर है। आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने और लॉस करने का जो कैपेसिटी है उसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? तो देख लीजिए हमारे पास एक मेटल है। इस मेटल को उसी के सॉल्ट में डुबोया गया है। ये देखिए मेटल है, मान लीजिए कि वो मेटल अपना जिंक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट है। आप सबों को पता है कि ये सल्फेट पे -2 चार्ज है और जिंक पे आपका +2 चार्ज है। तो ये मेटल आयन के कांटेक्ट में है। तो जब आप किसी मेटल को उसी के मेटल आयन के कांटेक्ट में जब रख देते हैं तो जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
It is the potential difference developed in between the metal and the metal ion of its own, खुद का, in contact. ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मेटल है, मेटल आयन है। ये मेटल और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन ऑफ इट्स ओन इन कॉन्टैक्ट। खुद का जो आयन होता है उसी के संपर्क में होना चाहिए। जिंक है तो जिंक +2, कॉपर है तो कॉपर +2, अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम +3। इस तरह का जो क्या होगा, पोली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरीके से भी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द कैपेसिटी of the electrode to either lose or gain the electrons is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पे दो तरह की बात हमने आपसे शेयर किया है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो आइए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देंगे, दो टाइप का होगा। वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अनदर इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको क्या डिफरेंसेस है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हियर इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द कैपेसिटी ऑफ द electrode to lose the electrons is called oxidation electrode potential। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो पावर है, जैसे मैं यहाँ पे जिंक सॉलिड, यहाँ Zn+2 aqueous, इट मीन्स वाटर, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे -x वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ x कोई वैल्यू है, वो वैल्यू एक्चुअली होता है -0.76 वोल्ट। तो मैंने x माना कोई वैल्यू है। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिख रहा है, आप चेक कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है।
दो इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने लिखा -x वोल्ट। अनदर वन इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड to gain the electrons is called reduction electrode potential। याद कीजिए, हमने क्या बोला? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इस बार इलेक्ट्रॉन गेन करना है, बिल्कुल अपोजिट है ऊपर वाले का। सपोज कीजिए हमने Zn+2 एक्वस लिख दिया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके बना दिया Zn सॉलिड। अच्छा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका वैल्यू जो माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा। तो जरा सा गौर फरमाएंगे, हमने बोला कि ये जो आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। कब? जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम होगा तब तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया। फॉर द सेम इलेक्ट्रोड, याद रहे, फॉर द सेम इलेक्ट्रोड, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर द सेम इलेक्ट्रोड द मैग्नीट्यूड ऑफ oxidation electrode potential and reduction electrode potential become the same। याद कीजिए, become the same but opposite in sign। साइन कैसा होगा माय डियर? अपोजिट होगा, अपोजिट इन साइन। वेरी यूनिक आई टेल यू। हमने कहा फॉर द सेम इलेक्ट्रोड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट ऑफ द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम इक्वल। रिमेंबर, मैं एक बार फिर से आपको 2 मिनट इसको बता देना चाहूंगा। हमने लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। It is the potential difference developed in between the metal and the metal ion of its own in contact। ये हमारा मेटल आयन है खुद का, तो मेटल को जब हम लोग मेटल आयन में डिप कर देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, दैट वेरी पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। And the electrode potential can also be explained, can also be considered as the capacity of the electrode to either lose or gain the electrons, because we have studied earlier that the conductors or electrodes has the capacity to accept the electron and to donate the electron. So the capacity of the electrode to lose the electrons is called oxidation potential and to gain the electron is called reduction electrode potential. In both the cases, the magnitude of the electrode potential becomes equal but opposite in sign, provided the electrode become the same। तो देखिए हमने लिखा है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन
is called oxidation electrode potential. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका यहाँ गेन हो रहा है। यदि हमने दोनों सेम ही इलेक्ट्रोड की चर्चा किया है तो मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा, केवल साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। So for the same electrode, the magnitude of the oxidation electrode potential and reduction electrode potential become the same but opposite in sign. तो फिर हम आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि हमारा इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। और अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में फैराडे के बारे में, नंबर ऑफ फैराडे के बारे में और हम रियल केमिस्ट्री में एंट्री लेने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो